देखिए यूनिट 2 है वेव्स एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स है, उसमें जो है वो स्ट्रेच स्ट्रिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो है। अब देखो इसमें हमने वेव की स्पीड निकालनी है, और जो हमारी स्टैंडिंग वेव्स बन रही है वो हमने उसको पता करना है, उसके बारे में उसकी इंफॉर्मेशन हमने यानी कि उसकी स्पीड और उसकी उसकी वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह इस पे बात करनी है। सो जनवरी 25 क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट इन्वेस्टिगेटेड द स्टेशनरी वेव ऑन अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूजिंग द apparatus shown। ठीक है भाई, ये इसका स्टैंड है। ठीक है, जाहिर सी बात है ये वाइब्रेटर है, ये जो ऊपर नीचे मूव करेगा तो इसके मूव करने से इस तरह से वेव प्रोड्यूस होगी, और फिर ये वेव जाहिर सी बात है ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, जिसकी वजह से स्टैंडिंग वेव बनेगी। क्लियर? सो ये पुली है और ये पुली का मास है, और इसका फॉर्मूला अगर आपको पता है तो 10T इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी, इसका फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या है, अंडर रूट टेंशन अपॉन म्यू। ठीक है, टेंशन इज द, अभी जो टेंशन इसके अंदर मौजूद है वो टेंशन जाहिर है इस वेट से आएगी। क्लियर है? और म्यू क्या, लीनियर डेंसिटी है, इस रोप की, इस रस्सी की लीनियर डेंसिटी है। ठीक है, इस रोप की लीनियर डेंसिटी है। क्लियर है? The student adjusted the frequency of the vibration of the generator until a standing wave form on the string as shown। ये स्टैंडिंग वेव बनेगी इस तरह की, यानी कि यहां से लेकर यहां तक एक ही जो है वो सिंगल आपका लूप बन रहा है। ठीक है, सिंगल लूप बन रहा है और कोई और लूप नहीं बन रहा। लेबल ईच नोड ऑन द स्ट्रिंग वेव विद द लेटर एन एंड ईच एंटी नोड विद द लेटर ए। सो नोड कॉर्नर पे होंगे, नोड्स कॉर्नर पे होंगे, और यहाँ पर जो है वो एंटी नोड होगा। क्लियर है? आ रही बात समझ? एक्सप्लेन हाउ स्टैंडिंग वेव फॉर्म्स ऑन द स्ट्रिंग। भाई स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म करेगी, जाहिर सी बात है पहले यहाँ से वेव वाइब्रेशन के थ्रू जाएगी और रिफ्लेक्ट करके वापस आएगी, और जब रिफ्लेक्ट हो रही होगी तो जाने और आने वाली वेव आपस में क्या करेगी, इंटरफेयर करेगी और स्टैंडिंग वेव बनाएगी। कैंसिलेशन होगी 100% उनके एम्पलीट्यूड्स की, और क्या बनाएगी, स्टैंडिंग वेव बनाएगी। क्लियर है? सवाल ये 3 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो इसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले वेव्स क्या जाएगी, वेव जा रही है, जाके टकरा रही है, रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, the generated wave, the generated wave from generator reaches the end of string, लिख लीजिए near pulley। ठीक है, reflects and interfere with the incident wave, okay, to produce a standing wave by destructive interference। ठीक है भाई, ये पूरी पूरी बातें लिखनी है, कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है ये बताना है आपने। ठीक है, रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है, ठीक है, नियर पुली, पुली के करीब से रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, नंबर 1 एक तो ये कि रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है, वाइब्रेट कर रही है, रिफ्लेक्ट कहां से हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा आपने क्या बताना है, एक तो इसका नंबर हो जाएगा, उसके बाद दूसरा है कि वेव जो है वो जाहिर है जनरेटर से जनरेट जो हो रही है, जो भी उसका जनरेटर है उससे जनरेट हो रही है, पुली पे रिफ्लेक्ट कर रही है, टकरा रही है, टकरा के वापस आ रही है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। सो सिंपल इंटरफेरेंस भी आप बोल देंगे तो स्टैंडिंग वेव की प्रोडक्शन समझ में आ जाएगी। तो 3 बातें 3 नंबर इस तरह से आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? समझ आ रही है या नहीं आ रही? जी, ठीक है, आगे देख लीजिए। The student, ये और अच्छा सवाल है। The student added masses to the hanger to vary the tension in the string। उसने क्या किया, ये फॉर्मूला आपके पास है, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर मास को बढ़ाता चला जाऊंगा वैसे वैसे टेंशन बढ़ती चली जाएगी, टेंशन बढ़ेगी, स्क्वायर रूट टाइम्स वेलोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, याद रखिएगा। समझ आ रही है?
सो अब क्या किया, अच्छा एक और बात याद रखिएगा, इस अगर मैं इस कंडीशन को लूं, सो देखिए यहां से लेकर यहां तक जरा समझिएगा, ये जो है ये पूरा जो डिस्टेंस है, सिमिलरली ये जो पूरा डिस्टेंस है, खैर ये नॉट टू द स्केल है, ये जो पूरा डिस्टेंस है ये इन्हीं दोनों के दरमियान है, जनरेटर और ये जो सपोर्ट लगा हुआ इनके दरमियान है। क्लियर? तो इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ कहलाती है, ठीक है, लेंथ ऑफ द इक्विपमेंट। तो ये जो लेंथ ऑफ द इक्विपमेंट है इसमें आप देखिए ये हाफ वेवलेंथ बन रही है, बन रही है। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो 2L इज इक्वल टू वेवलेंथ होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? आ रही बात समझ में नहीं है? सो 2L इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो याद रखिएगा ये चीज आगे इस्तेमाल करेंगे। सो एक चीज है वो हमने यूज करनी है, लैम्डा इज इक्वल टू 2L, ये याद रखिएगा। अब वो कह रहा है कि ही एडजस्टेड द, एक तो वो वेट ऐड कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि ही एडजस्टेड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द वाइब्रेशन जनरेटर अंटिल द सेम शेप ऑफ द स्टैंडिंग वेव फॉर्म। He recorded period and the corresponding value of frequencies. The student repeated the procedure for different value of t. The length L of the string between the vibration generator and the support was kept constant. The mass per unit length of the string is mu, which obviously we have discussed. The student plotted the graph of frequency square on y-axis, again period on x-axis. Explain why the graph is a straight line with the gradient this. ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। अब वो कह रहा है कि भाई उसने उसने एक प्लॉट किस किस का ग्राफ किया, फ्रीक्वेंसी वर्सेस पीरियड का, इसका। अब वो कैसे किया उसको जरा समझिएगा। अब आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू, ठीक है, टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू अंडर रूट, यही है फॉर्मूला। और फॉर्मूले में जाहिर सी बात है आपको क्या करना है, y एक्सिस पे x एफ स्क्वायर रखना है, ठीक है, और x एक्सिस पे आपने क्या रखना है, पीरियड को रखना है। तो चलिए पीरियड, अच्छा पीरियड नहीं है, सॉरी 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 टेंशन है, ठीक है। आइए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए। तो देखिए लेफ्ट साइड पे आपका हो जाएगा वी स्क्वायर, इधर हो जाएगा टी, और टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू। क्लियर है? आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? आपको पता है कि जनाब v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है, तो आप सब्स्टिट्यूट करा दीजिए, इधर सब्स्टिट्यूट कराइए तो ये हो जाएगा जनाब एफ और लैम्डा, एफ और लैम्डा का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू, ठीक है। अच्छा ये भी आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए आपको फ्रीक्वेंसी को एक सब्जेक्ट बनाना है, वाई एक्सिस पे रखना है। सो इसको सबसे पहले ओपन करते हैं, एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन अपॉन म्यू। क्लियर? अब आप देखिए यहाँ से फ्रीक्वेंसी को एक तरफ कीजिए तो टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू टाइम्स लैम्डा स्क्वायर। क्लियर? और लैम्डा आपको पता है किसके बराबर है, 2L के बराबर है। अच्छा अब यहाँ पर इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाय म्यू इनटू 2L का स्क्वायर, ठीक है। आगे आ जाइए, ठीक है। अब आप आ जाइए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू टेंशन डिवाइडेड बाई 2L का स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, और म्यू आपका पीछे चला जाएगा। अब आप देखिए बन गई ये चीज, बनी। अब इस पे भी मजीद मैं अलग इसको गेम करता हूँ, जरा देखिए। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4L स्क्वायर म्यू को एक तरफ कर लीजिए, अब पीरियड के अनुसार टेंशन को साइड में कर लीजिए। अब आप इसका कंपैरिजन कीजिए इक्वेशन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, इसके आगे 0 कर लीजिए। अब आप कंपैरिजन कीजिए, y एक्सिस पे क्या है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, x एक्सिस पे क्या है, पीरियड है, ये दोनों अपनी जगह पे सही है, ठीक है। और y इंटरसेप्ट 0 होने का मतलब जो है लाइन आपकी ओरिजिन से पास करेगी, और ग्रेडियंट आपको ये वैल्यू देगा, तो वो बात बिल्कुल सही है, प्रूफ हो गई, ठीक है। अब आप चाहें तो कहें कि ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन विद y is equal to mx plus c, gradient इक्वल टू कितना,
1/4L² म्यू। ओके, ग्रेडियंट आपको ये मिल रहा है। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? अगर आप चाहें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर एक ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। ग्राफ बना लीजिए और देखिए ये पॉजिटिव ग्रेडियंट की आपको एक लाइन मिल जाएगी और इसका जो ग्रेडियंट आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा 1/4L² म्यू। ये आपको ग्रेडियंट की वैल्यूज की मिलेगी, समझ आई? वाइल वाई एक्सिस पे आप फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज स्क्वायर कर लीजिए या सेकंड की पावर -2 कर लीजिए, इट्स अप टू यू। सेकंड की पावर -2 कर लीजिए, सेकंड इनवर्स जो है वो फ्रीक्वेंसी बनता है। तो मैं इसको हर्ट्ज इनवर्स कर हर्ट्ज जो है वो हर्ट्ज स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे आपने टेंशन रखना है तो आप रख लीजिए टेंशन के न्यूटन में, तो न्यूटन स्क्वायर कर दीजिए। न्यूटन नहीं है, सिंपल टेंशन है। क्लियर है भाई? सो ये चीज आपकी ग्रेडियंट दे रही है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इससे कंपैरिजन कर लें। सो नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी? ये फॉर्मूला यूज करने के 1 मार्क, मतलब सॉरी, इस फॉर्मूले को यूज करके ये जो v है उसको इससे इक्वेट कराने के एक नंबर है, इस पे एक नंबर मिलेगा, ठीक है। नंबर 2 एक नंबर इस पे मिलेगा, एक नंबर आपको इस पे मिलेगा, 2 मार्क्स हो गए, ठीक है। और तीसरा मार्क इनके कंपैरिजन पे मिलेगा, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स ऐसे डिवाइड होंगे आप। क्लियर है? सही है। अब नेक्स्ट है, अब देखो वही ग्राफ इन्होंने आगे दे दिया जो मैंने वहां पे बताया था। अब ये ग्राफ देखिए, डिटरमाइन द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। वो कह रहा है कि म्यू की वैल्यू निकालो। कैसे निकालें? तो आपको पता है ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ 1/4L² म्यू देता है। तो अब जाहिर सी बात है इसका ग्रेडियंट फाइंड करो और लेंथ को उधर भेज दो, 4 को उधर भेज दो, सब कुछ रीअरेंज करो और म्यू की वैल्यू निकाल लो। लेंथ भी गिवन है। सबसे पहले इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, तो कोई भी वैल्यू हम लाइन की 2 वैल्यूज उठानी है हमने। सो मेरी मर्जी, मैं लाइन पे आने वाली कोई भी 2 वैल्यू उठा लेता हूँ, ठीक है भाई। कोई भी 2 वैल्यू अपने हिसाब से अपनी मर्जी से उठा लेते हैं। एक वैल्यू ये ले लेते हैं और एक वैल्यू ये ले लेते हैं। अच्छा, सही है। ठीक है, याद रखना जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट मत लेना। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये मत लेना। जो लाइन है, लाइन से पॉइंट उठाने हैं आपने, याद रखना ग्रेडियंट के लिए। सो ये 1500 है, ये 2000 है, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 1600 फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 न्यूटन। सो ग्रेडियंट अगर निकालो, सो ग्रेडियंट राइज अपॉन रन, तो ये 1600 और ये 3 हो जाएगा। तो ग्रेडियंट हमारा हो जाएगा राइज अपॉन रन। तो राइज अपॉन रन क्या हो जाएगा? 1600 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 1/4L²। अब L कितना है? 0.85 लिखा हुआ है, ये रहा 0.85, 0.85, ठीक है। सो 0.85 का स्क्वायर इंटू म्यू। म्यू को एक तरफ कर लो, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 1600 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 0.85 का स्क्वायर। जी, म्यू की वैल्यू बताइए मुझे। 6.48 इंटू 10 की पावर -4 माइनस 4, 6.48 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर, ठीक है। मास पर यूनिट लेंथ होती है, किलोग्राम पर मीटर आएगा, सही है। अब आप इसको चाहो यहाँ लिख दो, आंसर मैच कर लेते हैं इसका। जनवरी 25 क्वेश्चन नंबर 17 यही है। और वो 6.5 कर लो उसको राउंड ऑफ करके, मेरे ख्याल में उसने यही किया होगा। टू सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ। The student sets up
the apparatus as shown. ठीक है, when the string is plugged it vibrates with the frequency f. Which of the following single change would increase frequency? अब देखो, तुम्हें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता था ना, v is equals to टेंशन अपॉन लेंथ, लीनियर डेंसिटी. इसकी जगह एफ लैम्डा कर दो और ये टेंशन अपॉन ये कर दो. देखो, अच्छा ये है वेवलेंथ. अब वेवलेंथ यकीनन या तो ऐसे वेवलेंथ कुछ बनेगी या तो ऐसे कुछ बनेगी. कुछ कुछ भी ऐसा हो सकता है ना, किसी भी फॉर्मेट में बन सकती है. या तो हो सकता है कि आपकी सिंगल वेव बन जाए, या तो हो सकता है कि आपकी आधी इधर बने आधी इधर बने. कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता. ऐसा है कि नहीं, बोलो, जवाब दो. हमें नहीं पता ना कि किसी भी फॉर्मेट में वेव बन जाए, ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए. वी डोंट नो अबाउट इट. जो समझाना चाह रहा हूं समझना. देखो, या तो आपकी वेव ऐसे बनेगी, सिंगल वेव बनेगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. समझ आ रही नहीं आ रही, बोलो, ये आ रहा है. या तो ये बनेगी, ठीक है, या ये वाली सिचुएशन होगी, इसी सिचुएशन में ये वाली सिचुएशन होगी. तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा इससे और ज्यादा हो सकता है. अब जैसे क्या इन तीन में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है या नहीं हो सकती? प्लीज लेट मी नो. यस. अगर पहली वाली सिचुएशन होगी, जो समझा रहा हूं समझो. यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस लेंथ है, एल है कि नहीं है, बोलो. ये है ना, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एल है. तो पहले वाले केस में एल इज इक्वल टू हाफ लैम्डा होगा. होगा नहीं होगा? सो पहले वाले केस में एल इज इक्वल टू हाफ लैम्डा होगा. बोलो यस और नो में जवाब दो यार. यस. जी तो सर. इसको मैं लिख सकता हूं 2l इज इक्वल टू लैम्डा. दूसरे वाले केस में ये भी हाफ लैम्डा है, ये भी हाफ लैम्डा है. सो एल की वैल्यू हाफ लैम्डा लैम्डा हो जाएगी. सो दूसरे वाले केस में जो एल की वैल्यू है वो आपकी लैम्डा. तीसरे वाले केस में हाफ लैम्डा हाफ लैम्डा हाफ लैम्डा. सो एल की वैल्यू हो जाएगी 3 लैम्डा बाई 2. हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? और अगर मैं यहां से लैम्डा को एक तरफ करूं तो ये हो जाएगा 2l अपॉन 3. बोलो, अगर मैं लैम्डा को एक तरफ करूं तो ये हो जाएगा 2l अपॉन 3. अब आप देखो, यानी लैम्डा कुछ भी रखो, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है. लैम्डा रखूं तो 2l आएगा, लैम्डा रखूं तो l आएगा, लैम्डा रखूं तो 2l अपॉन 3 आएगा. आएगा नहीं आएगा? अब आपकी मर्जी, आप कोई सा भी केस अज्यूम कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं केस नंबर 1 अज्यूम कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो जब मैं केस नंबर 1 अज्यूम करूंगा तो ये है v इक्वल टू एफ लैम्डा. अगले केस में मैं ये वाला अज्यूम कर रहा हूं, केस नंबर 1. सो मैं इसकी जगह 2l लिखूंगा. सही है, आ रही बात समझ? और यहां पर मैं लगाऊंगा टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी. अब सवाल पढ़ो. सही है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगल चेंजेस वुड इंक्रीज एफ. क्या सिंगल चेंज फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेगा? अब सुनो, आपने टेंशन को चेंज नहीं किया, आपने डेंसिटी चेंज, रस्सी की मोटाई उस चेंज नहीं की, रस्सी को उसका जो मोटापन है, ठीक है, थिकनेस है, जो डेंसिटी वो चेंज नहीं की आपने. ये कुछ भी चेंज, यानी राइट साइड आपने कांस्टेंट रखा है. तो जब लेफ्ट साइड पे आप लेंथ को, गौर से सुनिएगा, लेंथ को आप डिक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी खुद ब खुद बढ़ेगी, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे. समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर है नहीं क्लियर है? जी सर. इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर बन रहा है. बहुत टेक्निकल है ये, समझे? ये देख लेते हैं. इस जून 2024 क्वेश्चन नंबर 8. देयर इज अ टेंशन इन T in the string of the length. When the string is displaced and then released, waves move on the string with the speed v. ठीक है, वो ये दिया हुआ है भाई, सीधी सीधी बात है. v इज इक्वल टू टेंशन, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ. v इज इक्वल टू टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी. और ये यानी देखा जाए तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन. ये है सीन. अब आप ध्यान दीजिएगा. और वो कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ 2l has the same diameter and is made from the same material. The tension in the string is 2T. ठीक है, ठीक है.
उस स्ट्रिंग की लेंथ डबल कर दी गई, तो ध्यान देना, तो म्यू की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, पहले ये सोचते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। तो कह रहा है कि टेंशन टी है, लेंथ एल है, ठीक है, जब स्ट्रिंग को डिस्प्लेस किया गया। अब उसकी लेंथ ट्वाइस कर दी 12, डायमीटर उसका सेम है, मटेरियल भी उसका सेम है, टेंशन भी 2t हो गई। कितनी अजीब सी बात है। Which of the following expression give the speed of the wave on the string of the length 2l? अच्छा, सबसे पहले l देखो, यानी सबसे पहले म्यू देखो, म्यू बराबर होता है मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान दो, उसने लेंथ को ट्वाइस कर दिया। लेंथ को क्या किया बेटा, बताओ, ट्वाइस किया। सो लीनियर डेंसिटी तो कहीं भी चेंज नहीं हुई, कहीं लिखा हुआ लीनियर डेंसिटी चेंज हो गई, कहीं भी नहीं। इसका मतलब है स्ट्रिंग का अपना मास भी चेंज हो गया। स्ट्रिंग से जो मास हैंग्ड है उसकी बात नहीं कर रहा, स्ट्रिंग का अपना मास भी चेंज हो गया, ठीक है, क्योंकि म्यू को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, याद रखना एक बात, जहन में रखना ये बात, क्योंकि स्ट्रिंग का अपना मास भी डबल होगा। जब रोप की लंबाई को डबल की गई तो डबल करने से रोप पे आने वाला मास भी जो वो भी डबल होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। दूसरी बात, वो कह रहा है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि अब उसकी लेंथ को डबल कर दी गई तो टेंशन भी डबल हो गई। टेंशन डबल हो गई तो आप यहां 2 लगाइए। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं कैसे। देखिए, इसको मैं अलग अलग कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेंशन को भी डबल कर रहा हूँ। नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, क्योंकि नीचे वाला हर हाल में कांस्टेंट है, म्यू तो चेंज नहीं होगा। बच्चा तो यही सोच के कंफ्यूज होगा ना कि म्यू भी चेंज होगा, क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है, म्यू चेंज नहीं हो रहा, कहीं बोला ही नहीं है। ये चेंज होने से मास चेंज होगा, तो इसको कांस्टेंट रखना, तो नीचे वाली चीज तो कांस्टेंट है। चूंकि नीचे वाली चीज कांस्टेंट है तो उसको मैं नीचे सिंपल कुछ भी नहीं, कांस्टेंट या के लगा देता हूँ, तो मेरा सारा का सारा नजला ऊपर न्यूमरेटर पे होगा। यानी देखा जाए तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं टेंशन को डबल कर रहा हूं तो मुझे इधर भी स्क्वायर रूट में 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए जी, क्योंकि यहाँ पे जो राइट साइड में जो 2 आ रहा है वो स्क्वायर रूट में आ रहा है टेंशन के साथ। तो लेफ्ट साइड पर भी बैलेंस करने के लिए v के साथ भी स्क्वायर रूट पे 2 लगाना पड़ेगा। इस हिसाब से ये सी आंसर बन रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे आप लोग? इट्स जून 2022, क्वेश्चन नंबर 16। A student investigated the stationary wave on a string. The string was attached to a vibrator and a mass m as shown. ठीक है, एक्सप्लेन हाउ a stationary wave form on the screen. मैंने आपको 3 कीवर्ड्स बताए थे, उन 3 कीवर्ड्स का भरपूर भरपूर यूज करें आप। क्या थे भाई वो 3 कीवर्ड्स, कौन मुझे बताएगा? क्या थे वो 3 कीवर्ड्स? पहला क्या होगा, वेव रिफ्लेक्ट करेगी। दूसरा क्या होगा, कहां से रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ कोना में पुली है तो यहाँ से करेगी। तीसरा ये कि इंटरफेरेंस होगा। ये 3 कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखिए, कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। कीवर्ड्स भी, अगर कोई, मैं सही बता रहा हूँ, कोई 3 कीवर्ड्स भी लिखकर आ जाए ना, उसको भी एग्जामिनर को मार्क देना पड़ेगा। ये मैं सच बता रहा हूँ आपसे। इसका मतलब ये नहीं कि कीवर्ड्स ही लिखे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि भाई कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें अपने सेंटेंसेस में। ठीक है, सो अब आप देखिए कैसे यूज करेंगे। क्या करेंगे, वेव, ठीक है, कमिंग फ्रॉम जनरेटर कह लो या वाइब्रेटर कह लो, reflects at the reflect at pulley, रिफ्लेक्ट एट पुली, पुली पे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। आ रही बात समझ में भाई? क्लियर, आने वाली वेव
ठीक है, ये आने वाली वेव, ये वापस जाने वाली वेव, ये आने वाली और वापस जाने वाली रिफ्लेक्ट कर रही है, ये एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन करेंगी, इंटरफेरेंस करेंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा और ये बीच में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। क्लियर, ये चीज है। आगे क्या कह रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेशनरी वेव वाज 30 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है स्टेशनरी वेव की वो 30 हर्ट्ज है। द डिस्टेंस बिटवीन वाइब्रेटर एंड द पुली वाज 3.6 मीटर। वाइब्रेटर और पुली के दरमियान फासला है 3.6 मीटर। पॉइंट आर इज 0.6 मीटर फ्रॉम द पुली। अच्छा, एज शोन, डायग्राम नॉट टू द स्केल है। डिटरमाइन वेदर देयर वाज अ नोड एट पॉइंट आर। ये चेक करना है क्या पॉइंट आर पे नोड है कि नहीं है। अच्छा, यानी क्या इस पॉइंट आर पे नोड है या नहीं है, इसका मतलब ये क्या ये वेव ऐसे बन रही है या नहीं बन रही। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बच्चों? तो जरा देख लेते हैं, देख लेते हैं कि वाकई में वेव ऐसी है कि नहीं है। इस तरह से, यानी यहाँ पे ये नोड है कि नहीं है। अब यहाँ पे नोड लाने के लिए मुझे प्रूव ये करना पड़ेगा, ध्यान देना, मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये दोनों जो डिस्टेंसेज हैं, यानी ये डिस्टेंस कितने हैं, ये लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 2 का डिस्टेंस 0.6 मीटर आ रहा है मेरी कैलकुलेशन से। ये निकालना पड़ेगा, या फिर मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 मीटर है क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद। आई विल हैव टू प्रूव। सही है, ठीक है बच्चों, ये प्रूफ करना पड़ेगा। आओ करते हैं। हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है म्यू की वैल्यू गिवन है, हमें मास गिवन है। ये कौन सा मास है, ये जो हैंगिंग मास है। इससे हम निकालेंगे टेंशन, इससे हम टेंशन निकालेंगे, ये टेंशन है नहीं, टेंशन निकालेंगे। और क्या हमारे पास, और कुछ भी नहीं, फ्रीक्वेंसी गिवन है, गुड 38। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप क्या तरीकाकार क्या है समझ लो। ठीक है, हमने क्या प्रूफ निकालना है, वेवलेंथ। वेवलेंथ निकालने के लिए हमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, उससे पहुंचने के लिए हमें टेंशन और लीनियर डेंसिटी हमारे पास होनी चाहिए। और इस तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमें W इक्वल टू एम जी को टेंशन के इक्वल करना होगा। ये m स्मॉल m नहीं है, ये m कैपिटल M है। क्लियर, सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, W इक्वल टू एम जी, ठीक है, जो कि टेंशन के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 9.81 जी। क्या वैल्यू आ रही है बताएंगे आप? कोई बताना पसंद करेगा क्या वैल्यू आ रही है? Sir, 2.943. 2.943, अल्लाह रहम करे, 2.9 कर लेते हैं भाई न्यूटन। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही है? लेट्स मेक इट 2.9 न्यूटन। ये बच्चों वेट कितना आ रहा है, 2.9 न्यूटन। बल्कि ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा है यार, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 है। तो मैं 2.99 क्यों करूं, 2.94 कर लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा है जगह। नंबर 2 ये हो गया। अब आते हैं, म्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सो यहाँ से आप स्पीड निकालेंगे, स्पीड से हम वेवलेंथ देख लेंगे। सो देखें v इज इक्वल टू c इज इक्वल टू f लैम्डा विच इज इक्वल टू टेंशन अपॉन दिस। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन f मल्टीप्लाई बाई टेंशन अपॉन म्यू। ठीक है, सो ये 1 अपॉन 30 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2.94 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2.27 इंटू 10⁻³ ठीक है, आ रही बात समझ? चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है। 1.199 यानी 1.20 मीटर आ गया भाई। तो इसका मतलब है लैम्डा बाई 2 इज द डिस्टेंस बिटवीन नोड टू नोड। सो ये 0.6 मीटर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, समझ में आई?
इज दैट क्लियर? तो आप सेंटेंस लिख लो। सब आप लिखो कि एस नोड से नोड तक का डिस्टेंस इज इट क्लियर? समझ में आई बात? ये 0.060 हो गया। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट। द मास m was changed and the frequency of the vibrator was adjusted so that a different stationary wave was formed on the string. Adjacent nodes were separated by 0.4 मीटर। अब एक नोड दूसरे नोड से सेपरेट हो गया 0.4 मीटर। यानी मैं बना देता हूं अपने हिसाब से, ठीक है भाई? अब ये है पूरी वेव, ठीक है? अब सवाल है कि पॉइंट एस की बात करें तो पॉइंट एस में जो वेव्स है ना, ये जो पॉइंट है ये सॉरी ये वाले सारे के सारे ये डाउनवर्ड वाइब्रेट करेंगे, ये सारे के सारे डाउनवर्ड जाएंगे, जिसकी वजह से ये वाली वेव भी ये वाले पॉइंट जो है ना एस, ये भी डाउनवर्ड जाने की कोशिश करेगा, ठीक है? इफ यू लुक एट दिस पॉइंट टी, तो टी की तरफ टी वाले साइकिल में ये सारे पॉइंट नीचे वाले ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से ये टी भी कहाँ जाने की कोशिश करेगा? अपवर्ड। ये एस डाउनवर्ड, टी अपवर्ड। तो इसका मतलब है भाई इन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस होना चाहिए वो 180 डिग्री का होना चाहिए। स्टैंडिंग वेव में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस। आ रही बात समझ में या नहीं आ रही? ये बच्चों, सो ये एस नीचे टी ऊपर, तो दे आर इन एंटी फेज, 180 डिग्री एंटी फेज। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस चीज को, ठीक है? एस क्या लिख रहे हैं? एस एस एन टी आर, एस एन टी आर इन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। आप एंटी फेज भी लिख सकते हो, ये भी कीवर्ड है। क्लियर है? ठीक है कि ये ऊपर की तरफ Yes. जाने की कोशिश कर रहा है, एक नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है ना, ठीक है? बिकॉज क्या रीजन होगा? क्योंकि एडजेसेंट लूप के अंदर है, ठीक है? एडजेसेंट नोड के अंदर है, तो जाहिर सी बात है एडजेसेंट नोड में फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है। मैंने आपको उसको भी बताया था, मैंने कहा था क्वेश्चन आएगा। रीजन क्या है? बिकॉज, ठीक है, एस एन टी आर इन एस एन टी आर इन adjacent nodes आ रही बात समझ में? क्लियर? अब आगे चलते हैं। Explain how the amplitude of vibration of the string at point S compares with the amplitude of vibration of a string at point T। तो बच्चों वाला सवाल है। S बिल्कुल मिड पे, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर भी ज्यादा होगा, अभी तो खैर नीचे जा रहा है, ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा कंपेयर टू टी। टी जो है, टी ये जो टी वाला पॉइंट है, ये जो छुप गया, टी जो है टी वो मिड पे नहीं है, मिड पे होता तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता। सो मिड से थोड़ा हट के तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा। ये 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा तो ये हो सकता है 1.5 सेंटीमीटर तक ऊपर जाए बस। तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज्यादा होगा, इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होगा। सिंपल। आ रही बात समझ? जी बच्चों, ठीक है? समझ आई या नहीं आई? सो एस एस, ठीक है, हैज ग्रेटर एम्पलीट्यूड S has greater amplitude than T, ठीक है? क्यों? ठीक है,
because S lies at S कहां पे लाई कर रहा है? lies at ठीक है while ठीक है while T ठीक है is in between आ रही बात समझ में? क्लियर है? समझे बच्चों? अब मेरा नहीं ख्याल है कि इतना पुराना इतना इतना मुश्किल क्वेश्चन है। इस जैसे 20वें क्वेश्चन अब आप लोग खुद कर सकते हैं। ठीक है।